बीजेपी की सरकार में कानपुर का डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है? 6 लाख की किडनी 80 लाख में अमीरों को बेची जा रही है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार में मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट हो सकता है। मेट्रो बन रही है, हमारे अच्छे के लिए बन रही है और किसी अच्छे काम को होने के लिए समय लगता है। मेट्रो बन रही है, चीजें बन रही, तो आपको पता है कि ट्रैफिक तो चलेगा ना, तो उसकी व्यवस्था करना किसका काम है? हमारे कानपुर में या हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों होता है कि सड़कें जब बनती हैं तो 11 बजे से काम स्टार्ट होता है? जिस तरीके से आप जनता को परेशान कर रहे हो, ये काम नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। और बीजेपी की सरकार दिखावे में तो मुझे लगता है कि उसका कोई सानी है नहीं और ना उसका कोई हाथ पकड़ सकता है। सफाई को लेकर अगर बात करें तो सफाई में मैं कहूंगा बीजेपी को मैं 100 मार्क्स दूंगा कि किसी का भी क्राइम हटाना हो, किसी के भी मुकदमे हटाने हो, क्या बात है भाई, इसमें बीजेपी की सफाई का कोई भी आसानी नहीं है। काम तो भाई बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी की नजरों से देखोगे तो देश आजादी 2014 के बाद हुआ है। उनकी जो क्रोनोलॉजी है, ना बेरोजगारी के मुद्दे उठाओ, ना शिक्षा के मुद्दे उठाओ, ना छात्रों की शिकायत उठाओ तो क्या उठाओ, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठाओ। कुछ भर्तियां निकाली जा रही हैं सरकार द्वारा। सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक हुए हैं तो वो लीक हुए हैं बीजेपी सरकार में। एक टाइम पे मोदी जी ने फ्री में गैस बांटी थी। मोदी जी ने फ्री का तो मुझे कभी याद नहीं है। बीजेपी किस प्रकार डरा रही है लोगों को जो अपनी पार्टी बदल दे रहा है? बीजेपी का काम ही है सिर्फ डराने का। अतीक अहमद सपा के विधायक और सांसद दोनों रह चुके हैं। मूवी में दिखाया गया कि वो पाकिस्तान से नकली नोट मंगाता था। धुरंधर के जो डायरेक्टर हैं उनको या तो ये पिक्चर थोड़ी सी पहले बना लेनी चाहिए थी। ऐसी मूवी पे प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर आप कहते हो कि नकली नोटों की बात करते हो तो जो 117 लोग लाइन पे लग के मरे उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह चौहान और स्वागत है आप सबका परपंच विद अभिषेक एक इस खास एपिसोड में। आज हमारे साथ विक्रम भैया हैं, जो कि उनकी मैं अगर तारीफ करूं तो बहुत कम है और उनके इतने सारे पद हैं कि मैं कसम से भूल जाता हूं कि ये कैसे बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार भैया अपने मुंह से दर्शकों को बता दें। नमस्कार अभिषेक, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं और आपकी टीम का पूरा स्वागत करता हूं। मेरा नाम विक्रम सिंह परिहार है। मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा में प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त हूं और समाजवादी पार्टी में 2008 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आपकी जर्नी कैसी रही, पहले मुझे ये बताइए। जर्नी के बारे में अगर अभिषेक मैं बताऊं तो 2008 और 9 में मुझे लगा कि जब, क्योंकि हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों के अंदर राजनीति या सामाजिक मुद्दों का उठाने का जो एक जज्बा है वो शायद बचपन से ही आ जाता है। तो 2008 और 9 पे जब मैंने देखा तो मुझे एक ही नेता दिखा, वो थे अखिलेश यादव। अच्छा। तो माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग देखते रहते थे, तो लगा कि अगर किसी के साथ जुड़ना चाहिए या किसी के एक होता ना प्रभावित करने वाली, तो मुझे लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो 2008 और 9 की जर्नी मैंने समाजवादी पार्टी से स्टार्ट करी और 2009 से लेके 2012 में हमारी सरकार आई। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा का कानपुर का अध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर मैं समाजवादी पार्टी की जो मुख्य धारा है उसमें मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लगातार कई सालों तक प्रदेश उपाध्यक्ष में मैंने काम किया, समाज के लिए बहुत काम किया, लोगों के लिए काम किया। उसके बाद आशीर्वाद बराबर पार्टी का मेरे ऊपर बना रहा और मैंने उसके बाद फिर प्रदेश उपाध्यक्ष और अब जो है मैं प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। क्या बात है भैया, इतना लंबा सफर आपने, मतलब हमें लगता है कि आपकी उम्र भी कम है। मुझे लगता है कि राजनीति और सामाजिक मुद्दे उठाने की कोई उम्र नहीं होती है। जब आपको लगे कि आपको समाज के लिए आवाज उठानी चाहिए तब आप उठा सकते हो और फिर जैसे भी आपकी गति पकड़ती जाती है और जैसे आपके नेता आगे बढ़ते जाते हैं जिनको आप अपना आइडियल नेता मानते हो, तो बस उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना मैंने आरंभ कर दिया। तो भैया अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में 2026 में या 25 में या जब से सरकार बनी है तब से कानपुर का डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है? देखिए, अगर आप सरकार की बात करते हो या कानपुर में डेवलपमेंट की बात करते हो तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार में कानपुर में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आप रिसेंटली अगर उठा के देखो तो 6 लाख की किडनी 80 लाख में अमीरों को बेची जा रही है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार में मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट हो सकता है। आप किसी भी मुद्दे में उठा के देख लीजिए, आप ट्रैफिक का मुद्दा उठा के देख लीजिए, आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप मेट्रो की वो प्रगति देख लीजिए। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कानपुर में मेट्रो लाने का काम किया, मेट्रो चलाने का काम किया, और आज आप अगर उसकी गति
की डेवलपमेंट देखोगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं की आवाज से आप और उनकी आंखों से, अगर उनके चश्मे से देखोगे तो आपको डेवलपमेंट दिखेगा। लेकिन अगर आप कानपुर की जनता की नजरों से देखोगे तो आपको सिर्फ हताशा दिखेगी। जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक की, तो भाई वो तो मेट्रो की वजह से है, और जो मेट्रो बन रही है हमारे अच्छे के लिए बन रही है, और किसी अच्छे काम को होने के लिए समय लगता है। देखिए, काम होना, बिल्कुल आपने सही, काम होना और काम को करने की दिशा, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मेट्रो बन रही है, चीजें बन रही, तो आपको पता है कि ट्रैफिक तो चलेगा ना, तो उसकी व्यवस्था करना किसका काम है? अगर गड्ढे खुद रहे हैं, आप कभी भी देखना हमारे कानपुर में या हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों होता है कि सड़कें जब बनती हैं तो 11 बजे से काम स्टार्ट होता है, आप रात में 10 बजे के बाद काम क्यों नहीं कर सकते हो? ये काम कराने के तरीके होते हैं कि आपको जनता को परेशान नहीं करना है, आपको इकोनॉमी बढ़ानी है, आपको लोगों को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से आप जनता को परेशान कर रहे हो, ये काम नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। और बीजेपी की सरकार दिखावे में तो मुझे लगता है कि उसका कोई सानी है नहीं और ना उसका कोई हाथ पकड़ सकता है। और सफाई को लेकर अगर बात करें तो सफाई अगर देखें तो हाँ, ये भी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। सफाई के मामले में मैं कहूंगा कि बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। कोई भी नेता जिसपे अगर आरोप लगा है तो अगर बीजेपी में जाता है तो बीजेपी उसकी बहुत अच्छे से सफाई करती है और उसको अपनी तरफ से जैसा वो चाहती है वैसे ही वो उस नेता को आगे कर देती है। तो सफाई में मैं कहूंगा बीजेपी को मैं 100 मार्क्स दूंगा कि किसी का भी क्राइम हटाना हो, किसी के भी मुकदमे हटाने हो, क्या बात है भाई, इसमें बीजेपी की सफाई का कोई भी आसानी नहीं है। सही बात है। अरे भाई, क्या इतनी बड़ी बात बोल दी आपने भाई। नहीं, आप पुराने उठा के देख लीजिए, बीजेपी जिन नेताओं पे पहले आरोप लगाती है, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती है, बीजेपी तुरंत उनके मुकदमों की सफाई कर देती है। बीजेपी कैसे आती जा रही है सत्ता में? ऐसे ही तो आ रही है, डरा के आती है। अगर लगता है कि इस नेता पे दाग है तो उसकी सफाई करके उसको फिर से मार्केट में उतार देती है। तो यही तो कर रही है बीजेपी। तो आपके हिसाब से एक अच्छा नेता क्या है? मेरे हिसाब से एक अच्छा नेता वो है, अगर नेता की मैं डेफिनेशन की बात करूं, पंक्ति में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति को वो ताकत पहुंचाना कि वो उस पार्टी के लिए, उस जनता के लिए लड़ सकता है। ये मैसेज अगर आप पंक्ति के बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और उसमें वो ऊर्जा भर सकते हैं, तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। और जनता के लिए, लोगों के लिए काम करना, निडरता के साथ काम करना, अपनी गलती को भी स्वीकार करना, जो बहुत से नेता अहंकार में नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि एक जो अच्छा लीडर होता है वो सबसे पहले आगे आके अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है कि हाँ, शायद मैं हर जगह सही नहीं हो सकता हूं, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं। तो मुझे लगता है लीडर का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ये होता है कि जब कोई कमी हो तो उसमें बढ़ चढ़ के आगे आए, और जब तरक्की का मामला हो तो वो अपने लोगों को आगे करके, अपने लोगों को ऊर्जा देके उनको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाए जो उसने सपना देखा हो। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हो तो? देखिए, राजनीति में जब आते हो तो आपका कुछ व्यक्तित्व नहीं रहता, आपका कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है, आप सामाजिक हो जाते हो। तो सबसे पहले तो आपको समाज के हित की बात, अपने लोगों के हित की बात करनी पड़ती है, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पीछे रख के। अगर आप राजनीति में आ रहे हो तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वो है कि आप समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास जो परेशान व्यक्ति है या जिसका भी आप भला कर सकते हो, अगर वो आप कर रहे हो, आप किसी दल में भी हो, तो आप एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। आपका मतलब, आपका सफर कैसा रहा कि बीच में आपने कितने अच्छे लोगों के साथ काम किया और कितने बुरे लोगों के साथ काम किया? देखो, जब एक हमारा सफर शुरू होता है, चाहे वो राजनीति में हो या हम ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। बुरे लोग आपको कुछ शिक्षा देके जाते हैं और अच्छे लोग हमेशा अच्छी मेमोरी में रह जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक धारा की तरह होती है जिसमें व्यक्ति बहता रहता है और जिसमें बुरे लोग उस कचरे की तरह पीछे होते चले जाते हैं और आप आगे एक अच्छी धारा की तरफ बढ़ते जाते हो और एक उजाला जो है पूरे समाज में फैलाते रहते हो। तो मुझे लगता है अगर सफर की बात करें तो जब से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और जब से मैंने अपने नेता को देखा है, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हुआ हूं, तब से मुझे उनके अलावा कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जिन आज, जैसे अगर आप देखो, सबसे ज्यादा अगर यूथ किसी के लिए अगर एक होता है ना कि एक चेहरे की अगर हम बात करें तो वो चेहरा सिर्फ अखिलेश यादव जी में नजर आता है। वो गरीबों की आवाज उठाते हैं, वो पिछड़े लोगों की आवाज उठाते हैं, वो छात्रों की आवाज उठाते हैं, वो बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा लीडर जो है वो सदियों में एक बार होता है।
तो वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिनको पूरी दुनिया देख रही है कि 2027 में वो मुख्यमंत्री बने। मगर काम तो भाई बीजेपी भी कर रही है। काम के तो मैंने आपको पहले भी परिभाषा बताई कि अगर आप बीजेपी की नजरों से देखोगे, फिर मैं आपसे वही बात बोल रहा हूं कि अगर आप बीजेपी की नजरों से देखोगे तो देश आजादी 2014 के बाद हुआ है। देखिए, बीजेपी का एक बड़ा अच्छा जो फंडा है ना, वो ये है कि उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो ये है कि ना आप बेरोजगारी के मुद्दे उठाओ, ना आप शिक्षा के मुद्दे उठाओ, ना आप छात्रों की शिकायत उठाओ तो क्या उठाओ, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठाओ जिसमें लोगों का ध्यान भटकाओ। और आप जब लोगों को शिक्षित होने नहीं दोगे, वो तो कभी ना अपनी आवाज उठा पाएंगे ना अपने लोगों की आवाज उठा पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले बयान आया है कि कुछ भर्तियां निकाली जा रही हैं सरकार द्वारा। अगर आप बीजेपी की बात करो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक हुए हैं तो वो लीक हुए हैं बीजेपी सरकार में। अगर आप पेपरों की बात करो, यहां तक कि आप सिस्टम देखिए, अभी आपने शायद देखा होगा कि एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई पलटने वाला इंसान है तो उसमें शायद उन्होंने एक जातिवाद तक सूचक शब्द का प्रयोग किया था, पंडित। तो आप देखिए कि बीजेपी या उनके लोगों की धारणा क्या है कि वो किस तरीके से ठाकुरों को, ब्राह्मणों को या जाति में बांटना चाहते हैं और या कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की ये कार्यशैली है, ये अब जनता की नजरों के सामने आ चुकी है और जिसका जवाब 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी। और आपने एक अभी क्वेश्चन उठाया था डेवलपमेंट की, तो आप ये देखो, डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन डेवलपमेंट की एक होड़ बीजेपी के नेताओं में बहुत रहती है कि ये कार कौन लेके आया है। अगर कानपुर में कोई भी एक कार पास होता है तो किसी भी विधायक का ट्विटर उठा के देख लीजिए, किसी भी विधायक का फेसबुक, इंस्टाग्राम ले लीजिए, सब इसी होड़ में लग जाते हैं, ये काम मैं लेके आया। तो मुझे लगता है जिस पार्टी में इसी बात की होड़ लगी रहती है, वो क्या जनता की भलाई करेंगे और क्या वो देश की तरक्की करेंगे। क्योंकि कार लेके आना बड़ी बात नहीं है, कार करके पूरा देना बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने क्या कहा ना, बीजेपी सिर्फ सपने दिखाती है, सपनों के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। धरातल में आप देखोगे तो बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी। डेवलपमेंट, हाँ एक चीज मैं भूल गया, डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो आपको जहां पे भी गैस की सप्लाई मिल रही होगी वहां पे आपको डेवलपमेंट दिखेगा। जहां पे कतारें नहीं लगती थी, आज वहां पे लंबी लंबी कतारें हैं, लोग सुबह 4 बजे से सिलेंडर के लिए लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी की बहुत अच्छी उपलब्धि है कि आज उन्होंने फिर से एक बार लोगों को डराने का काम किया है। फिर से एक बार लोगों के दिमाग में जिस चीजों से हम निकल के यहां तक आए थे, जो बहुत बड़ी बीमारी थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो डर फिर से ला दिया है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगेगा या वैसी स्थिति नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि ये डराने का काम नहीं होना चाहिए। जैसे गैस की बात करी आपने, तो गैस एक टाइम पे मोदी जी ने फ्री में गैस बांटी थी। मोदी जी ने फ्री का तो मुझे कभी याद नहीं है, हो सकता है ट्विटर में बांधी हो या किसी में भी बांटी हो। हाँ ये जरूर याद है कि गैस और पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी की सरकार में बढ़ते चले आ रहे हैं। बाबा रामदेव से भी अगर आज आप पूछेंगे, जो बाबा रामदेव ने सबसे पहले बोला था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पेट्रोल डीजल के इतने रेट हो जाएंगे, आज अगर उनसे खुद पूछोगे तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, उसकी कहीं ना कहीं रेट ये बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं और जिससे सीधा सीधा अगर किसी पे असर पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता की जेब में असर पड़ रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं तरक्की में बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। मगर एक बीच में समय यह था कि पेट्रोल 100 रुपीज के ऊपर था, अभी वो 96 या 94 पे आ गया है। देखिए, आप पेट्रोल मत देखिए, आप कच्चा तेल देखिए। अगर कच्चे तेल की आप बात करोगे तो कच्चा तेल, जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार में कच्चा तेल बैरल में आगे बढ़ रहा था, तब भी कांग्रेस ने उसको बहुत कंट्रोल करके रखा था। बीजेपी सरकार ने टैक्स पे टैक्स लगा के सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। तो अगर मैंने क्या कहा, एक आपको मुस्कुराते हुए फोटो जरूर दिखेगी यार पेट्रोल पंप में मोदी जी की, तो शायद वो जनता को चढ़ाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाता हूं। लेकिन जनता इस वक्त त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो गैस का मुद्दा हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो या किसी भी आप मुद्दे पे आ जाइए, तो धरातल में पूरी जनता बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो मोदी सरकार है वो पब्लिक को या जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो विपक्ष ने जब आवाज उठाई तो होता क्या, मैंने फिर कहा, क्रोनोलॉजी का खेल है। बीजेपी ऐसी क्रोनोलॉजी लोगों के
दिलो और दिमाग में ला दिया है कि बीजेपी मतलब देश हित की पार्टी, बीजेपी मतलब लोगों की आवाज उठाने का मुद्दा। लेकिन धीरे धीरे जाके अब जनता को समझ में आने लगा है कि कुछ धरातल में कोई भी काम नहीं, सिर्फ आपके दिमाग के साथ, आपके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी और कोई भी काम नहीं कर रही। जैसे कुछ नेता हैं, पहले वो जब तक उनका शासन में है तब तक वो एक पार्टी में है, जैसे उनका शासन खत्म हुआ, जब उनके नाम के आगे पूर्व लग गया, उन्होंने पार्टी बदल दी। क्या वो अपना फ्लो देख के पार्टी बदलते हैं, जैसे कि जिसकी सरकार चल रही उसमें जाएंगे, या कुछ और रीजन होते हैं? देखिए, इसमें अगर मेरा आप निजी अगर ओपिनियन लेना चाहेंगे तो ये मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन होता है। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो डर के मारे बीजेपी में जाना चाहते हैं या अदर दल में जाना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो लड़ना जानते हैं, लड़ने का मतलब लाठी डंडे से नहीं होता, जो अपने विचारों के लिए, अपने नेता के लिए, जनता के लिए लड़ना चाहते हैं, तो वो चाहे जितना भी परेशानी आ जाए, जितना भी कष्ट आ जाए, जितना भी हम लोगों को डराने की कोशिश करी जाए, समाजवादी पार्टी के लोग न अपनी जगह से हिलेंगे और ना कहीं किसी दूसरे दल में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी का एक डराने का काम है, जो डरा के लोगों को अपनी तरफ करना चाहती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड होता है कि कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरा दल ज्वाइन करता है, कोई अपनी पर्सनल तरक्की के लिए दूसरा ज्वाइन करता है। तो ये मुझे लगता है कि आपके खुद के व्यक्तित्व में ये चीज होनी चाहिए कि जिस नेता ने, जिस पार्टी ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, तो उनके लिए आपको वफादार होना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल जो है वो ओपिनियन है। जैसे आपने बात करी डर की, तो बीजेपी किस प्रकार डरा रही है लोगों को जो अपनी पार्टी बदल दे रहा है? बीजेपी का काम ही है सिर्फ डराने का। बीजेपी, हाँ, अभी आपने डराने की बात करी तो अभी रिसेंट का एक मैं मुद्दा उठाता हूं। अभी राघव चड्ढा जी का अगर आप देख रहे होगे तो राघव चड्ढा जी क्यों, जिनको वो उस टाइम पहले अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राघव चड्ढा जी का हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल उनको यहाँ पे लेके आए। राघव चड्ढा जी का सिर्फ नाम ईडी में आ गया था। राघव चड्ढा जी ने अपने आप को आप पार्टी से ऐसा दूर किया, सिर्फ किस लिए? सिर्फ एक जरा से डर की वजह से, क्योंकि उनका नाम शराब घोटाले में ईडी ने डाल दिया था। अब मेरे ख्याल से कल अगर आप देखोगे तो राघव चड्ढा जी का एक वीडियो आया है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, मुझे तो अगर आप राघव चड्ढा जी की क्रोनोलॉजी समझो या आप थोड़ा सा पीछे जाओ, तो राघव चड्ढा जी लगातार जो मुद्दे उठा रहे थे, एयरपोर्ट में खाना सस्ता करने को लेके, 28 दिन के सिम कार्ड को लेके कि 30 दिन का रिचार्ज होना चाहिए, ये जितने भी मुद्दे हैं, ये मुद्दे में ऑलरेडी ऊपर से बीजेपी सरकार ने या चीजों पे लागू हो चुका है। एयरपोर्ट पे खाना सस्ता के लिए वो 1 महीने पहले ही आ चुका है। तो उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी कि वो सदन में सिर्फ कोई भी जनता के मुद्दे नहीं रख रहे थे। ना उन्होंने एक बार भी महंगाई पे मुद्दा रखा, ना उन्होंने एक बार भी अपनी पार्टी के या दिल्ली के लोगों के लिए मुद्दा रखा बीजेपी ने, और ना कभी बीजेपी ने उनको घेरने की कोशिश करी, क्योंकि 2027 में पंजाब में चुनाव लगे हुए हैं। तो वो सिर्फ जो है बीजेपी उनको हाईलाइट करके उनको पंजाब में बीजेपी की तरफ से आगे करना चाहती है, और शायद मुझे लगता है यही डील की वजह से जो है आज। और मुझे लगता है कि एक रीजन और है इनको हटाने का, कि अगर चीजों को सस्ता करेंगे तो सरकार को टैक्स बचेगा कैसे? देखिए, बात सस्ता करने की नहीं है, बात आप किस समय कौन सा मुद्दा उठा रहे हो। जब आपके पार्टी का मुख्यमंत्री एक फर्जी केस में जेल में रखा जाता है, आप उस पर कोई भी आवाज नहीं उठाते हो। आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाते हो। जब आपके लोग जेल में थे, तब आप लंदन में थे, तो आपने तो अपने आप को डर के मारे पहले ही कर लिया पीछे। तो मुझे लगता है कि जो डर गया उसको राजनीति करने का कोई, मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि जो जनता की आवाज नहीं उठा सकता उसको राजनीति करने का मुझे लगता नहीं है कि कोई भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जनता हमको चुनती है। और अगर हम जनता के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अगर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नेता होने का कोई मतलब नहीं बनता है। मगर जनता तो कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, इसमें मैंने कई बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने हर जगह पूछा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, तो मैं सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि जब आप गरीब पिछड़े लोगों के लिए आवाज उठाओगे तो आपको लड़ना पड़ेगा।
मैं फिर कह रहा हूं, लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का कॉलर पकड़ लें। लड़ने का मतलब है कि आपको उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आप जब भी कोई लड़ाई अधिकारों की लड़ने जाओगे तो आप पे कीचड़ तो उछाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, समाजवादी पार्टी वो विचारधारा की पार्टी है कि जिसके खून में पीछे हटना नहीं, चाहे जेल भेज दो, चाहे किसी कुछ भी कर दो, समाजवादी पार्टी के लोग कभी पीछे हटते नहीं हैं। वो अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं और लड़ते रहेंगे। उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे फिर हमको गुंडा बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, हमें वो मंजूर है, लेकिन जनता के साथ कभी नाइंसाफी हम लोग नहीं होने देंगे। आपके हिसाब से बीजेपी को या योगी जी को मुन्ना बोल सकते हैं? देखिए, बात यहाँ पे योगी जी या क्योंकि जब कुछ बात आती है या कुछ विवाद होता है तो बुलडोजर चलवा देते हैं। देखिए, बुलडोजर जो एक स्कीम है वो बीजेपी की एक इंडिविजुअल स्कीम है, और मुझे लगता है कि हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि किसी की एक खुद की पर्सनल इच्छाओं से चलता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पहली बात, उसकी सजा उसके परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं हो सकती। तो अगर किसी परिवार का एक बच्चा कोई भी गलत काम करता है तो उसकी सजा सिर्फ उसको मिलनी चाहिए, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मैं अभी भी कहता हूं कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसमें बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी सजा उसके पिता को, उसके माता को या उसकी भाई बहनों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो बुलडोजर स्कीम जो है, मुझे लगता है अब तो हाई कोर्ट ने भी इस पे कई बार उंगली उठाई है, तो ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है बुलडोजर चलाने की। बाकी मुझे लगता है ये देश संविधान से चलता है और चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो जो भी लड़ाई है वो संविधान के अंतर्गत लड़ी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होती है। अतीक अहमद जो थे वो सपा के विधायक थे, और सपा के विधायक और सांसद दोनों रह चुके हैं। मूवी में दिखाया गया कि वो पाकिस्तान से नकली नोट मंगाता था, ठीक है। उसके बाद ये कितनी सच बात है आपके हिसाब से? अगर सच है तो क्या बाकी सपा के नेताओं को ये बात नहीं पता थी? और क्या अगर वो पता थी तो वो लोग क्या सपोर्ट करते थे उनका? देखिए, आज अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा नकली नोट को लेके और या बाकी भी जो मुद्दों पे बात करी, तो मुझे लगता है कि धुरंधर के जो डायरेक्टर हैं उनको या तो ये पिक्चर थोड़ी सी पहले बना लेनी चाहिए थी, और या इसकी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है न्यायालय में पहले पहुंचा देनी चाहिए थी, ठीक है। देखिए, होता क्या है ना, एक मूवी जो है वो काल्पनिक घटनाओं के ऊपर आधारित होती है, जिसमें आप जो चाहे वो मिर्च मसाला लगा के प्रस्तुत कर सकते हो। और धुरंधर जो है वो मूवी सिर्फ प्रोपोगंडा है बीजेपी का, जिसमें उन्होंने जो उनको सही लगा, जो उनको लगता है कि बीजेपी के फेवर में होना चाहिए, वो मुद्दे उठाए हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके की जो मूवी है उनका पूरी तरीके से अगर जो देखा जाए, ऐसी मूवी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ठीक है, जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं या गलत इंफॉर्मेशन का देने का काम करते हैं। अगर आप कहते हो कि नकली नोटों की बात करते हो, तो नकली नोटों को जब भी हमारे पास नकली नोटों का रहा, तो जो 117 लोग लाइन पे लग के मरे, उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? जो हम लोगों ने, और उसके बाद भी तो लगातार हमले होते रहे हैं। अगर आप आतंकवाद की बात करते हो, जब आप मूवी में 3 घंटे में आपको एक सीन दिखाया जाता है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी, नकली नोट पे ये हो गया, वो हो गया, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, चीजें करते हैं, तो धरातल पे वो चीजें कहाँ रही? उसके बाद भी तो लगातार हमले होते जा रहे हैं आतंकवाद के। तो आपने तो कमर सिर्फ अपनी जनता की तोड़ी है। जो लोग लाइन पे लग के 126 लोगों के आसपास मृत्यु हुई थी लाइन पे लग के नोटों के मामले में, तो ऐसे पे भी मूवी बननी चाहिए ना। और मूवी की बात रही, तो जैसे बीजेपी अपनी सरकार में पिक्चर बना रही है, तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस तरह की बहुत अच्छी पिक्चरें बनाएंगे, और माशाल्लाह उनसे बहुत अच्छी कास्टिंग भी करेंगे और सही मुद्दों को दिखाने की कोशिश करेंगे, ना कि जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था? देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, मैंने फिर कहा, ये देश संविधान से चलता है। ये देश मेरे या आपके विचारों से नहीं चलता है कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि पिक्चर में एक सीन ये डाल दो और ये सीन जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि ऐसे देश चलता है संविधान से, सबूतों से, चीजों से, ठीक है। तो जो न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया या जिस तरीके से केस चल रहे थे, उसी पे हमारे और आपके विचार होने चाहिए। मूवी सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, तो मुझे लगता है उसको मनोरंजन का साधन रहने दीजिए, ना कि लोगों को दिमाग में एक गलत धारणा बनाने की जरूरत है। मूवी देखने के बाद जनता ये भी कह रही है कि ये सिर्फ बीजेपी ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए कहा है,
तो बिल्कुल सही है। आप बताइए, आज शायद आपने देखा होगा पिक्चरें तो बहुत आती हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब इस मूवी को देखने गए। तो ऐसा इस मूवी में क्या था, या ऐसा कौन सा मैसेज जनता के हित में गया, या ऐसा कौन सा मैसेज था जो छात्रों के लिए था या बेरोजगारी के मुद्दों पे था, जो बीजेपी के लोग इसको मूवी को देखने गए? क्यों? क्योंकि ये उनके फेवर की बात थी। जब आप इंस्टाग्राम पे, आप ट्विटर पे कोई भी एक मजाकिया या कोई भी आप एक संदर्भ लिख दो जो बीजेपी या माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो, आपका अकाउंट देखिए 10 मिनट में ब्लॉक हो जाएगा। हाँ। तो जब आप लोगों की बोलने की अधिकार छीन लोगे तो फिर तो आपको जो मनमानी करनी, आप धुरंधर के आप ऐसी 4 पिक्चरें ले आओ, लोग देखते रहेंगे, क्योंकि सरकार आपकी, लोग आपके हैं, मीडिया आपकी है। और आपके हिसाब से नोटबंदी क्यों हुई थी भाई? मेरे हिसाब से नोटबंदी, देखिए जब मैं शासन में बैठा हूं, हाँ। जब मैं गद्दी में बैठा हूं, अगर मेरे पास कोई भी काम नहीं होगा मैं जनता को हमेशा बिजी रखूंगा। तो मुझे लगता है ये एक उनका बिजी रखने का जो भी ख्यालात हो, क्योंकि वो माननीय मोदी जी इस तरीके की चीजें करते आए हैं शुरू से। तो जब जो उनका मन करता है, और आप पुराने मुद्दे उठा के देखो, चाहे वो नोटबंदी का देख लो, या आप थाली बजाने का देख लो, या कोई भी इस तरह की घटनाएं देख लो, तो उसमें जनता को क्या मिला? आप बीजेपी की नजरे से देखोगे तो आप किसी भी बड़े नेता का उनका बयान पकड़ लो, वो तो कहते हैं कहीं पे लाइन नहीं लगी है एलपीजी की, बहुत सिलेंडर रखे हुए हैं गैस की, कहीं। तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं, और या तो सदन में मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि देश जो है या हम लोगों के हालात जो है शायद इससे भी बद से बदतर हो सकते हैं। तो हमें पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। तो या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, या जो उनके नेता यहाँ पे बयान दे रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भीड़ नहीं है, पूरी गैस की आपूर्ति है, सब कुछ है, तो कोई तो झूठ बोल ही रहा है। मगर एक बात चर्चा में अभी अभी उठी है कि नोटबंदी इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ नकली नोट छप रहे थे और उनसे गलत काम हो रहे थे। ये आपको कैसे पता चला? मैंने भी न्यूज देखी। न्यूज देखी? हाँ। ये मुद्दा कहां से उठा? पिक्चर से। हाँ। मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा बीजेपी वही आपको दिखाना सुनाना चाहती है जो उसके फेवर की चीजें। और अगर नकली नोटों का मामला था या कुछ था तो चीजें बंद हो गई। अगर कहते कि आतंकवाद के लिए सब कुछ हो रहा था ना, तो आतंकवाद बंद हो गया। अगर आतंकवाद बंद हो जाता तो हमारे कानपुर का लड़का नहीं मारा जाता, हमारे जितने भी शहीद हो रहे हैं सैनिक, वो नहीं मारे जाते अगर आतंकवाद तो कहीं नहीं बंद हुआ। तो आपने जो जो बातें बोली, आपने 16 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, 45 दिन बाद नोटबंदी हो रही है, सबको बड़ा काला धन वापस आ जाएगा, कहीं नहीं। हम तो सिर्फ कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। हम जो है कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। हाँ, पैसा किस में खर्च हो रहा है? एडवर्टाइजिंग में खर्च हो रहा है। अब ये बताइए, पेट्रोल पंप में मोदी जी की फोटो लगना क्यों जरूरी है? आधार कार्ड या फिर कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन के कार्ड बने, उसमें मोदी जी की फोटो लगना क्यों जरूरी है? हर काम मोदी जी के आधारित या मोदी जी पे ही क्यों रहता है? प्रमोट कर रहे हैं खुद को, तो खुद को कर रहे हैं ना। अगर आप देश को पीछे रख के खुद को प्रमोट करना चाहते हो तो वो तो आप, मैंने क्या कहा, चीजें आपके हाथ में, आप जैसा लोगों को दिखाना चाहोगे। दिखाता कौन है? मीडिया दिखाती है। मीडिया हमेशा, कोई भी जब पैनल में बैठता है, मीडिया कभी बीजेपी से क्यों गलत मतलब सवाल नहीं पूछती है। या आप भी मुझे कोई भी अगर सवाल पूछ रहे हो तो आपके सवालों में ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी गलती विपक्ष की होती है। अब जैसे और बताया कि खुद को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपकी सरकार आएगी तो आप खुद को प्रमोट कर सकते हो ना? नहीं कर सकते, हमारे काम प्रमोट करेंगे ना। हाँ भाई, हर काम का एक वे होता है। कोई भी उद्घाटन हो रहा है, योगी जी करेंगे। अरे जिसका विभाग है, जो उस विभाग का मंत्री है, वो क्यों नहीं दिखता है? आप कभी मोदी जी को आसपास लोग देखते हो? पूरा एक सेटअप उनका बराबर चलता रहता है। तो फिर वही बात, आप कहते हो कि विदेश में इतनी अच्छी हम लोगों ने नीति अपनाई, ठीक है। पहले बीजेपी के लोग बोलते थे मोदी जी विदेश जा रहे हैं और मास्टर स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, और हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हो, आपको एक आदमी जो धमकाता चला जा रहा है, आप उसके अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो। अब अमेरिका हमको ये बोल रहा है कि जाओ, मैंने आपको इजाजत दे दी कि आप जाइए 30 दिन के लिए डीजल ले लीजिए। तो ऐसे, फिर मैंने कहा ना, देश ऐसे नहीं चलता है। और हम भारतीय हैं, भारतीय कभी किसी से दबते नहीं है। सही बात। एक इंदिरा गांधी जी का भी जमाना था जो मुंहतोड़ जवाब दे के आते थे। आज मोदी जी एक शब्द नहीं निकाल पा रहे ट्रंप के खिलाफ। भाई, ऐसी आपकी कौन सी नस दबी है कि आप एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हो? आप 123 करोड़ भारतीयों को कहीं ना कहीं अपमानित कराने की कोशिश कर रहे हो।
कि ट्रंप हमको आदेश देगा कि जाइए आप ईरान से तेल ले लीजिए, 30 दिन की आपको परमिशन दे दी। क्या बात है। हमारा देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग अब बात करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। दिखाया तो ये जा रहा है। तो दिखाया नहीं ना, पाकिस्तान तो है ही नहीं। आप उसकी बात ही क्यों करते हो जो हमसे बहुत नीचे जा चुका है। पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो। हमारा जो मेन दुश्मन है वो चाइना है। हमारी लड़ाई हमेशा अपने से बड़े होने के साथ होनी चाहिए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुका है। तो पाकिस्तान को अगर हम बार बार टारगेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो खत्म हो चुका है, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। मगर हमले होते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब दीजिए अब पूरा। अब हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया, जवाब दीजिए। जब अभी स्ट्राइक हुई तो पूरा विपक्ष तो कह रहा था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हो। आप पहले के आप लोगों के स्टेटमेंट आते थे कि पाकिस्तान को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, चाह लेंगे। तो इस बार चाहा क्यों नहीं? पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। पूरा विपक्ष कह रहा था आप हमला करिए मोदी जी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तब आपने क्यों अपने आप को पीछे कर लिया? हम तो पूरा 123 करोड़ भारतीय कह रहा है भाई आप जब चाहो जो कर लो। अब मुझे लगता है कि चाहे विपक्ष का भी कोई नेता हो, कभी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकता, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। हम भारतीय, हमारे खून में, हमारी चीजों में देशभक्ति कूट कूट के भरी गई है। आपको या हमको कोई तीसरा नहीं बताएगा कि हम देशभक्त हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि देशभक्ति के मुद्दे पे किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है ना भारत में, तो उसके खून में जो है हमारे यहाँ की मिट्टी चलती है। इसी बात को लेकर भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ टाइम पहले विकास दुबे थे जिनका एनकाउंटर में हुआ था रास्ते में, तो टोल पे आधी गाड़ियां या न्यूज वालों को रोक दिया गया था ताकि आगे ना जाएं, और आगे जाने के बाद पता चलता है कि गाड़ी पलट गई है। गाड़ी पलटने का एक्चुअल में रीजन उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ये बोला एक पॉडकास्ट में कि अगर गाड़ी ना पलटती तो विकास दुबे अपने मुंह से अगर कुछ लोगों का नाम ले लेते और कुछ लोग का नाम लेते तो बहुत से नेता उनके लपेटे में आ जाते। तो ये बात सही है? किस सरकार में ये हुआ? सरकार किसकी थी? बीजेपी की। गाड़ी पलटाना है, क्या करना है, ये किसके हाथ में था? ये बीजेपी की सरकार है। उनके लोगों के ऊपर। और कौन डरेगा? विपक्ष के नेता तो डरेंगे नहीं, और ना विपक्ष के नेताओं के पास वो ताकत है कुछ भी करने की। तो डर किसको था? डर तो बीजेपी के नेताओं को था ना। डर वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या ये सच था कि और भी नेता उनके साथ थे इसलिए इनको पलटवाया गया? देखिए, ये तो सत्य मुझे लगता है विकास दुबे जी के साथ ही जा चुका है। ठीक है, जो इंसान अब यहाँ पे है नहीं, सत्य वही बता सकते थे, और शायद मुझे लगता है कि सत्य को सामने आने नहीं देना चाह रहे थे। अगर सत्य को सामने आने देना चाहिए था तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो मुझे लगता है कि ये एक जो घटना थी वो गलत थी। ठीक है, अगर वो न्यायालय में आते और सारी बात, तो मुझे लगता है जो ये कड़ी से कड़ी जुड़ जाती, तो उस पे मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि जो घटना हुई थी उसके बारे में, या विकास दुबे कैसे बने, उनके पीछे कितने नेता उनके साथ में रहे या उनको सपोर्ट किया, वो भी लोगों के सामने दूध का दूध हो जाता। तो एक मैं ये कह सकता हूं कि वो सत्य विकास दुबे जी के साथ दब के रह गया। आपकी 2027 की क्या तैयारी भैया? देखिए, 2000 जब हम लोग राजनीति में आते हैं और राजनीति में काम करते हैं, तो जब तक हमको लगता है हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो हम जनता के लिए बेहतर कर पाएंगे। तो हर नेता की एक ख्वाहिश होती है चुनाव लड़ने की। तो जैसे मेरी है कि मैं 27 में महाराजपुर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ, और माननीय अखिलेश यादव जी का अगर निर्देश रहा तो बिल्कुल चुनाव में लड़ूंगा, और जनता के हित में जितना हो सकता है उतना मैं काम करने की कोशिश करूंगा, और अपना 100% लोगों के बीच में देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बेरोजगारी मिटाएंगे आप? बेरोजगारी में तो मुझे लगता है कि अगर आप कंपैरिजन करो तो अखिलेश यादव जी सारी चीजें लेके आए। उन्होंने हमेशा बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, हमेशा शिक्षा में मुद्दे उठाए, हमेशा अगर आप देखोगे तो सिर्फ जनता की बेहतरीन के लिए उन्होंने काम किए हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारी पे, पिछड़ों पे, जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो उन पे काम करने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। बीजेपी क्यों नहीं खत्म कर पा रही बेरोजगारी? अब बीजेपी क्यों नहीं खत्म कर पा रही है? मुझे लगता है अगर बीजेपी थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक, एडवर्टाइजमेंट से अगर थोड़ा सा अपना ध्यान हटा लेगी, और या फिर बाकी जगह में
जो नेताओं को तोड़ने का काम करती है, अगर इन सबसे थोड़ा सा उसको समय मिल जाएगा तो वो जनता के लिए बेहतर काम कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी को दबाने के लिए भाई एक टॉपिक और मिल गया है, एलपीजी गैस। आप समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के लिए बोल सकती है कि इन्होंने एलपीजी गैस जैसा मुद्दा भी खड़ा कर दिया जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। हाँ। आवाज तभी उठाई जाती है जब आग लगती है। हाँ। तो आज अगर पूरा देश इस आग में जल रहा है कि पेट्रोल हो गैस हो, इन मुद्दों पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अभी शायद कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो नहीं देखा होगा, लखनऊ में एक माँ अपने बच्चे को लेकर सुबह 4 बजे से गैस की लाइन पे खड़ी हुई है कि कब गैस आएगी और कब उसके घर पे खाना बनेगा। तो ये हमने तो नहीं किया है ना भाई, सत्ता पे आप बैठे हो, डिसीजन आप ले रहे हो, विश्व गुरु आपको बनना था, विश्व गुरु आपके लोगों ने आपको दिखाया कि भारत विश्व गुरु बनना जा रहा है और विश्व गुरु बनना जा रहा है। और आप बैंकों की कतारें देख लो, आप गैस सिलेंडर की कतारों पे देख लो, आपको लगता है कि आप विश्व गुरु बनने के लिए कहीं से भी नजर आ रही है आपको चीजें? शिक्षा का बजट आप दिन ब दिन कम करते जा रहे हो, शिक्षा पे आप बात नहीं करना चाहते हो, बेरोजगारी में आप बात नहीं करना चाहते हो, तो विश्व गुरु बनोगे कैसे आप? देखिए, जाति धर्म में विभाजन करके कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाया है। तरक्की वही देश कर सकता है जो वहां की जनरेशन को, वहां के यूथ को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उनकी शिक्षा में प्रमोट करने का काम करेगा, अच्छे बजट लाने की कोशिश करेगा, अच्छे कॉलेज, अच्छी शिक्षा की बात करेगा, अच्छे पोषण की बात करेगा, जनता के हित की बात करेगा। वही एक अच्छा देश विकसित कर सकता है। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जब अखिलेश जी की सरकार थी उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसा था और बीजेपी की सरकार में अब कैसा है? एजुकेशन की सिस्टम की अगर आप बात करो तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी की एजुकेशन और या बाकी लोगों की एजुकेशन से ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा, कभी भी आप, मुझे लगता है आप भी न्यूज देखते हैं, चीजें करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, आप किसी नेता को, बीजेपी का एक नेता बता दो जो शिक्षा के मुद्दे पे बात करता हो, आप मुझे बता दीजिए। आप कोई भी अपना पॉडकास्ट दिखा दीजिए जिसमें किसी भी नेता ने ये कहा हो लगातार बजट शिक्षा का कम क्यों होता चला जा रहा है, कटौती अगर हो रही है तो शिक्षा के मुद्दे पे क्यों हो रही है? आप कभी बात ही नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है लोग शिक्षित होंगे तो वो धर्म जाति से ऊपर देश के हित के लिए काम करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, जो आप होने नहीं देना चाहते हो। उसके लिए तो भाई आपके हिसाब से, या आप कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को शिक्षित नहीं होने दे रही है, मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रही है? आपको भ्रमित कर रही। हाँ, मैंने क्या कहा? आपको जाति और धर्म में विभाजन करने की कोशिश करती है। बीजेपी जो है, राम मंदिर की बात कर लीजिए या बाकी मुद्दों की बात कर लीजिए, अब बीजेपी सर्टिफिकेट देगी कि हम हिंदू हैं कि नहीं है, या हम असली हिंदू हैं या नहीं है। ये तो हमारी आस्था पे है ना। ये हमारी, मैंने क्या कहा, जो जिस धर्म में जन्म लेता है वो उस धर्म के लिए हमेशा समर्पित रहता है। अब जैसे मैं तो सपा का नेता हूं और जाति से मैं राजपूत हूं, ठाकुर हूं, तो राम तो हमारे ही पूर्वज हैं और हमारी चीजों से निकले हुए हम, मतलब हम तो उनके, अगर देखे जाए तो हमसे बड़ा उनके निकट कौन हो सकता है? भाई राम जी भी क्षत्रिय थे, तो हमसे ज्यादा तो निकट कोई नहीं हो सकता है, या हमसे ज्यादा प्रेम तो कोई नहीं कर सकता है। हाँ। अब आप ये कह रहे हो कि आप भगवान को ला रहे हो, तो फिर आप तो, आपके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूं कि अगर आप भगवान को लाने की इच्छा रख रहे हो या लोगों में ये मैसेज दे रहे हो कि राम को हम लाए हैं, मतलब जिनको पूरी सृष्टि ने, मतलब सृष्टि को अगर बनाया तो भगवानों ने बनाया है। अब मनुष्य इतना मजबूत हो गया कि वो भगवान को ला रहा है। लाने का मतलब उस पर्टिकुलर स्पेस पे या पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे रखा है। मैसेज आप क्या दे रहे हो ना? हाँ भाई, तो वो तो वहां पे पहले भी थे और आप नहीं लाए हो। फिर मैं कह रहा हूं, ये देश संविधान से चलता है, न्याय से चलता है। न्यायालय ने बोला मंदिर बनना चाहिए और सब बहुत खुश थे। सब बहुत खुश थे। तो मुझे लगता है कि उस मुद्दे को धर्म और चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए ना। जो न्यायालय का फैसला आया, आपने भी माना, हमने भी माना, और मजबूती से हम लोग साथ में खड़े हैं। तो हम तो विभाजन की बात नहीं करते। हमारे लिए दीपावली भी उतनी ही मजबूती से रहती है। हम बाकी धर्मों का और बाकी त्योहारों का भी सम्मान करते हैं। और कहते हैं कि जब कोई बीजेपी के खिलाफ मुद्दा खड़ा होता है तो वो धर्म को आगे कर देते हैं। तो बीजेपी, कहते हैं हमारे पुराने पूर्वज अगर इतने टाइम तक बीजेपी को नहीं लाए थे तो वो सही कहते थे।
कि बीजेपी जब जब आएगी वो सिर्फ धर्म जाति पे विभाजन करेगी और आपस में लोगों को लड़वाती रहेगी। वो कभी भी आपको शिक्षित होने का मतलब, कभी वो समाज की दृष्टि से आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। कभी वो शिक्षा रोजगार के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहेगी। वो हमेशा जाति पे धर्म पे आपको फंसा के रखना चाहती है। एक तरफ हम बात करते हैं हम 21 सदी के लोग हैं, और दूसरी तरफ आज भी हम धर्म और जाति के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। और जाति का भाई एक सीन ये भी है कि कहते हैं कि बीजेपी में ब्राह्मण और ठाकुर ज्यादा है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम, यादव या थोड़ी नीची कास्ट के और जो लोग होते हैं वो हैं। तो क्या ये सच है? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए काम करती है और उनको लेके आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में खाली यही जातियां हैं। सामान्य वर्ग के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या अदर जाति हो, सबको लेके और सबकी प्रगति के लिए काम करती है। बीजेपी भाई इतना मुस्लिम्स को हेट क्यों कर रही है? मतलब जैसे जहाँ किसी जगह का नाम अगर मुस्लिम से रिलेटेड है तो वो नेम ही चेंज कर दे रहे हैं, या कोई मुस्लिम है तो उसको हटा दे रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम को बहुत सपोर्ट कर रही है। ऐसा क्यों? ठीक है, सपोर्ट जहां जहां गलत होगा, फिर मैं कह रहा हूं जाति धर्म से चीजों को मत जोड़िए। जहां जहां गलत होगा वहां पे विपक्ष आवाज उठाएगा। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम, मैंने क्या कहा ना, ये आईना दिखाने की कोशिश करी जाती है कि सपा जो है सब मुस्लिमों के लिए काम करती है या मुस्लिम पार्टी। ऐसा नहीं है, हर जाति हर धर्म के लोग हैं समाजवादी पार्टी में। और रही बात मुस्लिम को भाई आप बीजेपी में बहुत कम पाओगे। अगर आप घृणा कर रहे हो, ये तो आपके ऊपर है ना, आप जोड़ना नहीं चाहते हो लोगों को। ऐसा तो है नहीं भाई, आप जोड़ोगे तो क्यों नहीं जुड़ेंगे? आप जोड़ना ही नहीं चाहोगे तो आपकी है ना। हमारे लिए तो सब बराबर है। हमें तो पूरे देश को या लोगों को आगे बढ़ के तरक्की के राह पे देखना चाहिए ना। अगर आप लोगों को जाति और धर्म में बांट के देखोगे तो तरक्की तो कभी नहीं कर पाओगे। और रही नाम बदलने की बात, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बीजेपी के लोगों से जरूर पूछना चाहिए कि नाम बदल के क्या मिल जाता है। आपको पता है नाम बदलने में कितना खर्चा और कितनी चीजें लगती हैं। तो यही अगर खर्चा और यही चीजें वहां के लोगों की भलाई के लिए लग जाए तो कितना बेहतर होगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अगर बदलना है तो उस जगह की तस्वीर बदलिए, उस जगह के लोगों की तरक्की को आगे बढ़ाइए, वो बेहतर काम होगा। तो बीजेपी मुस्लिम्स को इतना हेट क्यों कर रही है? ये तो जो नफरत कर सकता है, नफरत की पार्टी है, इसका जवाब वही दे सकती है। समाजवादी पार्टी एक प्यार, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को जोड़ के रखना। समाजवादी पार्टी में हर धर्म हर जाति के लोगों को सम्मान मिलता है, और शायद यही एक प्रमुख कारण है कि आज पूरा देश, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को उस नजरों से देख रही है कि 2027 में हम सरकार में आ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी बीच में एक बात और सामने आई थी, यूजीसी, जिसके बारे में बहुत सब लोगों ने विरोध भी किया। तो आपका क्या कहना है कि आपके हिसाब से यूजीसी कितना सही था हमारे लिए और कितना गलत था? देखिए, यूजीसी का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए और कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है कि जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो सिर्फ यही है कि कोई भी बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। और बाकी जो भी न्यायालय का आएगा वो सबके लिए सर्वोपरि है। बट हाँ, अगर आप हमारी पार्टी का या मेरा स्टैंड पूछना चाहते हो तो मेरा सिर्फ यही है कि बेगुनाह नहीं बचना चाहिए। सॉरी, अपराधी नहीं बचना चाहिए। जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए और अपराधी बचना नहीं चाहिए। और ये भी था कि जैसे ब्राह्मण अगर कोई नीची कास्ट वाले को कुछ कह दे रहा है तो नीची कास्ट वाला तो उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, बिल्कुल हर तरीके से एक्शन ले सकता है, मगर ब्राह्मण नहीं ले सकता है। देखिए, ठाकुर नहीं ले सकता है। ये तो यूजीसी, मैंने क्या कहा ना कि यूजीसी का जो मुद्दा है, अगर आप हमारी पार्टी का स्टैंड पूछोगे या हमारे लोगों के लिए, तो पहली बात तो हम इन चीजों में विभाजन चाहते नहीं। देखिए, विद्यालय जो है एक मंदिर का केंद्र है, वो हम शिक्षा के लिए आते हैं। वहां पे हम बगल वाले से ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जाति के हो, कि आप छोटी जाति के हो कि बगल बड़ी जाति के हो। तो शिक्षा को अगर आप बांटोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम, माननीय अखिलेश जी हमारे साफ कहते हैं कि विभाजन नहीं होना चाहिए और कोई भी अपराधी बचना भी नहीं चाहिए।
चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और बेगुनाह अगर है, वो चाहे किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो रही बीजेपी और उसकी बात। अब आते हैं हम लोग कानपुर पे। हाँ, हम लोग कानपुर से हैं, तो आप कानपुर को क्या समझते हैं? मतलब आप अगर कानपुर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? कानपुर एक मस्त मौला लोगों का अगर शहर देखा जाए तो मस्त मौला एक शहर है, जहां पे सिर्फ मुझे लगता है हर इंसान अपने दुखों को अगर कहें तो पीछे छोड़ के घर से बाहर निकलता है, और उसके चेहरे में जो एक मुस्कान होती है ना, वो बता देती है कि ये बंदा कानपुर से है। तो और कानपुर के यूथ की एक बड़ी खासियत है। अच्छा। कानपुर के अगर यूथ की अगर हम एक बात करें तो हम ऐसे हैं ना कि अगर हमें कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर वो समझ में आ गई, और नहीं समझ में आई तो चाहे कोई कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, वो समझ में नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात, हमको प्यार से तो जीता जा सकता है। कानपुर के लोगों को प्यार से तो जीत सकते हैं, और अगर डरा धमकाने की कोशिश करोगे तो फिर हमें लगता है कानपुरिया इस मामले में बहुत आगे है। तो कानपुरियाओं को डराया नहीं जा सकता, अगर जीतना हो तो दिल से जीता जा सकता है। तो कानपुर एक अनोखा शहर है, जहां पे मुझे लगता है कि एक भाईचारा और एक कहे ना कि दिल खोल के रहने वाले लोग हैं, कि जेब में पैसा कम हो लेकिन जो उनके विचार और ख्यालात होते हैं वो किसी करोड़पति से कम नहीं होते। तो यहाँ पे कोई भी बाहरी आदमी आ जाए, उसको यहाँ के लोगों से मिलकर लगता है कि यार ये कोई शहर है। हाँ, तो कानपुर जिंदा दिल लोगों का नाम है। और जैसे युवा के बारे में बताया आपने, तो एक युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए या ना आए, या आए तो किस तरह आए? देखिए, आजकल के युवा जो है ना, जब से अगर हम अब पूरे लोगों के जमाने की बात करें तो हम लोगों की राजनीति करने का दौर अलग था। आजकल के युवा रील और रियल में कंफ्यूज है। वो रील देख के ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद अभी इतना परिपक्व नहीं हूं कि उनको ये बता दूं क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि रील में मत जाएं। रियल जिंदगी, रियल विचार, और जो जनता के हितों के लिए आपके लिए आवाज उठाए, उस नेता को फॉलो करिए, उस नेता के साथ काम करने की कोशिश करिए, और अपने आप को हमेशा सामाजिक कार्यों में बिजी रखिए। जितना आप समाज के लिए बेहतर कर सकते हो, उसके लिए आपको नेता बनने की जरूरत नहीं है। आप कितना अच्छा कर सकते हो, ये आपके विचार हैं, और मुझे लगता है यही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है, तो कितना लोगों के लिए अच्छा कर सकता है। आप महाराजपुर विधानसभा से 2027 की तैयारी कर रहे हैं जी, लेकिन अभी तक जो समय था वो सतीश महाना जी का था वहां पे, तो उनके सामने आपको लगता है कि टिक पाना बहुत ज्यादा कठिन है या आसान है? आप बताइए। देखिए, लड़ाई दो तरह की होती है, एक होती है व्यक्तिगत और एक होती है राजनीतिक। तो देखिए, सामने कौन है इससे फर्क व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं पड़ता। व्यक्तिगत वो मुझसे बहुत बड़े हैं, सम्माननीय है, ठीक है, तो वो एक उनका सम्मान अलग जगह है। लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पे बात करते हो तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जाति से क्षत्रिय हूं, और ऊपर से जो खून में अगर देखा जाए तो विचारधारा जो है वो समाजवादी पार्टी की है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के हम लोग सिपाही हैं, तो डरना दबना तो हम लोगों ने सीखा नहीं। तो अगर वो चुनाव में मैदान में उतारते हैं, मुझे उतारे या जिसको भी उतारते हैं, क्योंकि टिकट का डिसीजन माननीय अखिलेश यादव जी का रहेगा, तो बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर मैदान में उतरते हैं तो डरना या पीछे हटना तो हम लोगों ने सीखा नहीं। तो राजनीतिक तौर पे तो कहीं पे भी हम लोग दबने वाले लोगों में से नहीं है, फिर सामने चाहे कोई भी आ जाए। तो भैया, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कानपुर में जो विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गैंगस्टर्स का सपोर्ट करते हैं? देखिए, ज्यादातर विधायक किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन उनसे पूछना या उसका सही उत्तर देना तो मेरे ख्याल से उनके हाथ में है, क्योंकि जो सत्ता में होगा शायद वही सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात करें तो हम लोग, मैंने फिर बोला कि हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के हितों की आवाज उठाते हैं। तो ना हमारी पार्टी किसी भी गैंगस्टर का सपोर्ट करती है और ना हमारी पार्टी इस विचारधारा की है। हमारी पार्टी सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहती है और लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन आपको पता तो होगा कि कौन सपोर्ट करता है। देखिए, ये तो मैंने क्या कहा ना, ये अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर लेना है तो आप बीजेपी के विधायकों से पूछ सकते हो, वो इसका आंसर मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। तो लेकिन आपको जानकारी तो होगी, आप भले ही बताना नहीं चाहे, लेकिन आपको जानकारी होगी इस बारे।
देखिए मैंने क्या कहा ना कि हमारी पार्टी ना गैंगस्टरों से कोई ताल्लुकात है और ना उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमसे अगर आपको बात करनी है तो हमारी पार्टी सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, लोगों की आय, इनकम, चीजें कैसे बढ़ सकती हैं, जनता को सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा जो रही है, हमेशा इस विचारधारा से उन्होंने काम किया और हम लोग उनके लोग हैं, तो हम लोग भी इसी विचारधारा में चलना चाहते हैं। ओके, क्या बात है भाई, आज आपने इतने सारा मतलब बीजेपी के बारे में, सपा के बारे में नई नई चीजें बताई। अभी तक मैंने और भी पॉडकास्ट किए हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन इतना खुल के जो सुनने को मिला आज मुझे बहुत समय बाद सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई समय देने के लिए थैंक अपना। यू सो मच। और होप कि हमारा सेकंड पॉडकास्ट पार्ट 2 भी आएगा। नहीं, बहुत जल्दी, और शायद जब हम दोबारा मिले तो हमारी सरकार हो, बिल्कुल। तो बहुत बेहतर लगेगा। और आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को आवाज उठाने का मौका मिला, अपने मन की बात कहने का एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं कि हमें मिला। तो उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू भैया।